Welcome, friends, in another video on the Constitution of India. In this video, we'll talk about the salient features of the Indian Constitution. देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन. वाई सो? हम इसको मॉडर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ ड्राफ्टेड इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी और हैज़ असिमुलेटेड, है ना. इसमें हमने कोशिश की है कि हमने दुनिया भर के जो बड़े अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी खूबियों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है. इसलिए हम इसको एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, राइट. और दूसरी बात, जो इसके प्रोविजन हैं बड़े यूनिक हैं. हम उन कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है. इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इसमें वर्ड यूनियन इस्तेमाल किया गया है, ठीक है. और जितनी भी स्टेट्स थी, इंडियन स्टेट्स थी 552. ये फिगर डाइसी है. कहीं पर 565 मेंशन है, एनसीईआरटी में 565 मेंशन है, इसमें 552 मेंशन है. तो आई एम नॉट वेरी very sure about this figure, but you need to find out. I think it should be 565. तो इंडियन स्टेट्स और इनकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो थी, जो कि डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ जिन्होंने एक्सीड किया था 15 अगस्त 1947 को, इन सब को मिलाकर एक कॉम्पैक्ट स्टेट बनाई गई और इसको एक यूनियन ऑफ स्टेट्स की डेफिनेशन में लाया गया. बी आर अम्बेडकर एक्सप्लेन द यूज ऑफ द वर्ड यूनियन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन. उन्होंने कहा कि इसमें बी आर अम्बेडकर ने एक्सप्लेन किया कि वाई दिस टर्म यूनियन इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फेडरेशन. ठीक है. वो क्या कहते हैं वो जो उन्होंने कहा, जो उनकी डिबेट में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में कहा, वो डिबेट के कुछ जो मेन की पॉइंट्स थे वो यहाँ मेंशन है. जैसे कि सबसे पहली बात उन्होंने की, इंडियन फेडरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट, नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द यूनिट्स. तो कोई एग्रीमेंट की वजह से नहीं बनाई है, इसलिए फेडरेशन वर्ड नहीं यूज़ किया. दूसरी बात, द कंपोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू सक्सीड. जो इसमें कंपोनेंट यूनिट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके पास इससे यूनियन से अलग होने की कोई जो है वो ऑप्शन इनके पास नहीं है. देन द टर्म sorry the term Bharat was adopted by the Constituent Assembly because the country was so known in the ancient times. भारत वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि पुराने समय में इसी नाम से हमको जाना जाता था, ठीक है. और यही हमारी हिस्ट्री और कल्चर को सूट करता था, इसलिए भारत वर्ड यूज़ किया गया. टर्म यूनियन was used as symbolic of determination of assembly to maintain the unity of the country. जैसे हमने पहले बात की कि टर्म यूनियन इसलिए इस्तेमाल किया कि जो ये कंट्री है इसकी यूनिटी जो है वो बनी रहे. और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इन अ केस विच इज़ कॉल्ड हिंसा विरोधक संघ वर्सेस एमएमके जमात इन 2008. देन to promote the unitary basis of the Indian administration, the constitution makers added detailed provisions. हमारी यूनिटरी बेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत अलग अलग प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें ऐड किए, राइट. जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. कौन से फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, कौन से स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, वो सब मेंशन था, राइट. देन लेजिस्लेटिव और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो हैं वो कैसे कैसे परफॉर्म होंगे. स्टेट्स का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप होगा, इंटर स्टेट रिलेशनशिप किस तरह का होगा, किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करेंगे. एंड अगर कोई डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में आ जाती है या स्टेट और स्टेट के बीच में हो जाती है तो उसका एडजुडिकेशन किस तरह से होगा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. ऑल्दो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल, द कॉन्स्टिट्यूशन enables the federation to transform into a unitary state. और एक खासियत क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आई वुड लाइक इट टू हाईलाइट इट विद अ डिफरेंट कलर, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है हम वी आर अ फेडरल कंट्री बट यूनिटरी इन स्पिरिट. हमारा जो ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है यूनिटरी में कभी भी, ठीक है. द पावर्स ऑफ द स्टेट्स विल बी अज्यूम्ड बाय द यूनियन इन केस ऑफ इमरजेंसी. अगर कभी इमरजेंसी होती है, दिस इज मेंशन इन पार्ट इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर इमरजेंसी हो तो सारी के सारी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं. और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है यूनिटरी और फेडरल सिस्टम का, ये अपने आप में दुनिया भर में बड़ा ही एक यूनिक एक्सपेरिमेंट या यूनिक फीचर है. आगे बात करें, पार्ट 3 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है, ठीक है. इसमें हमारे ये फॉलो किया गया या अडॉप्ट किया गया अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से, और इसमें रिट्स दी गई हैं, ठीक है. जिस रिट्स में हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, कोएवरेंटो, प्रोहिबिशन, सर्टेररी है. और ये जो है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इशू की जाती हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द
हाई कोर्ट, राइट। और जो some of these aspects are influenced by the British constitutional law. Part 20 on amendments of the constitution is modified version of US constitution. इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई जैसे फीचर्स हैं जो हमने ब्रिटेन से फॉलो किए हैं, कुछ अमेरिका से भी फॉलो किए हैं, जैसे कि अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से फॉलो किया है, राइट। तो जैसे हमने शुरुआत में ही बात की थी कि हमने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी बातें थी उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। अब ज़रा ब्रीफली बात कर लेते हैं रिट्स की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहली रिट है हमारी रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, राइट। तो ये एक लैटिन वर्ड है और इसका लिटरल मीनिंग क्या है, यू मे हैव द बॉडी। अब इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जिसको कि अरेस्ट या डिटेन किया गया है, दैट पर्सन हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाएगा एंड टू रिलीज हिज हर इफ सच डिटेंशन इज फाउंड इलीगल। अगर उसके ग्राउंड्स डिटेंशन के इनफ नहीं है या इलीगल है तो उसको रिलीज किया जाएगा। देन सेकेंड रिट इज मंडामस, इट इज अगेन अ लैटिन वर्ड, राइट। लैटिन वर्ड, वी कमांड, इसका मतलब है दिस इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू any public or quasi public legal body that has refused to perform its duty। कोई लीगल या क्वासी लीगल बॉडी अगर अपना काम नहीं करती है तो उसके अगेंस्ट इस रिट को इशू किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज क्वेवरेंटो, ये भी लैटिन वर्ड है, राइट। बाय व्हाट वारंट, यानी कि व्हाट अथॉरिटी, ये भी आप कह सकते हैं। इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू प्रिवेंट अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। अगर कोई पर्सन किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं है, उसको हटाने के लिए दिस रिट इज बीइंग इशूड। देन नेक्स्ट वी हैव सेचुररी, इट इज अगेन अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है टू बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड। और ये दिस इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू एन इन्फीरियर कोर्ट और बॉडी exercising judicial or quasi-judicial powers to remove a suit and adjudicate upon the validity of the proceedings, or body exercising judicial और क्वासी जुडिशियल फंक्शन, उसको उस केस को वहाँ से हटाने के लिए और उसके ऊपर फिर सुपीरियर को अपनी एडजुडिकेशन देने के लिए इस इशू रिट को इशू किया जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव प्रोहिबिशन, इंग्लिश वर्ड है to forbid or to stop. Again, this is also issued by a superior court to an inferior court to prevent an inferior court from dealing with a matter which is beyond its jurisdiction, which or over which it has no jurisdiction। तो अगर कोई ऐसा केस है इन्फीरियर कोर्ट में जो कि इसकी जुरिस्डिक्शन से आगे जाता है या जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, उस केस में ये रिट इशू होती है फ्रॉम एन सुपीरियर कोर्ट टू एन इन्फीरियर कोर्ट। सो डी बासु अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द यूनियन एंड द सेंट्रल लेवल, यूनियन एंड द स्टेट लेवल, विच इज अ ब्रिटिश मॉडल। बिकॉज प्राइमरी रीजन क्या था, दैट पीपल हैड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ दिस सिस्टम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस था इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, दे वर अवेयर अबाउट दिस सिस्टम, दैट्स द रीजन, द मेन रीजन दैट वी ऑप्टेड फॉर parliamentary form of government at the center and the state, not the presidential system as is being followed in US, because उसमें एक apprehension थी कि वहाँ पर separation of power नहीं होती executive और legislature में, तो एक personality cult की वजह से concentration of power हो सकता है। और हालांकि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया, लेकिन हमने मोनार्की नहीं बनाया इंडिया को। वी क्रिएटेड और वी डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ रिपब्लिक, मीन्स हम एक किंग और क्वीन के अंडर नहीं है, बल्कि हम अपना जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट करते हैं। वी आर अ रिपब्लिक। देन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। These are special provisions for promoting freedom of trade and commerce in the country, as included in Part 13, are influenced by the Australian system। तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो इसमें वो बेसिक गाइडलाइंस हैं टू द स्टेट, that how the policy of the state is to be formulated, how the welfare of the people has to be achieved। Similarly, the Indian constitution is unique in its form and content also। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें भी इंक्लूड करने की कोशिश की हैं जो कि ऑलरेडी नहीं थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि उसको अमेंड किया जा सकता है विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द
टाइम। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से हमने 1993 में पार्ट 9 और 11 वर एडेड, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट, जिनको हम पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज कहते हैं, वो क्रिएट किया गया। एंड देन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग सर्विस मैटर्स ऑफ द पर्सनल अपॉइंटेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन and the union and the states and the provision or establishment and functions of public service commissions, जो कि public service commissions हैं, जिसको हम जिससे हम अपने ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट करते हैं, उसका क्रिएशन कैसे वो काम करेगा ये मेंशन्ड है। पार्ट 14A कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ सेटिंग अप एंड फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट करना है, उसके लिए भी हमारे पार्ट 14A में मेंशन्ड है। पार्ट 15 कंटेन्स द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड कंसर्न अथॉरिटीज देयर ऑफ। इलेक्शन और इलेक्शन किस तरह से होंगे, कौन कंडक्ट कराएगा, ये मेंशन है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगले में बात करेंगे स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अभी इतना ही। अभी एक छोटा सा लेट अस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विद 395 ओरिजिनल आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल एंड 97 अमेंडमेंट्स। अभी 97 से ज़्यादा हो चुकी हैं, आर्टिकल्स भी बढ़ चुके हैं, 104 के आसपास है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द शॉर्टेस्ट वन। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन in the world dates 2300 BC and was found in Iraq. Subsequent articles were added to the Constitution of India through amendment. These have been inserted in alphanumeric enumeration so as to not to disturb the original numbering. So that's it कि उसमें जो amendments हैं उनको alphanumeric से ऐड किया गया है, तो ताकि उसकी जो exactly जो उसकी अपनी नंबरिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, सो दैट्स इट। अगले वीडियो में बात करते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।